Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 12th of September 2023। ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा चल रहा है और आपका सपोर्ट भी हमें लगातार मिल रहा है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है और इसी तरह से वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, शुरू करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन आज का। फर्स्ट एडिटोरियल इज India's moment. The G20 summit was reimagined as a forum for changing the wider world. तो जो सक्सेसफुली हमने डिलीवर किया है G20 समिट को, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो काफ़ी कुछ तो हम ऑलरेडी 2-3 दिन से डिस्कस कर ही रहे हैं कि क्या क्या G20 में जो है अचीव किया गया है वो। बाकी आज जो कुछ इसमें अगर रह गया है तो उसको हम देख लेते हैं बस। तो ये तो सभी को पता है, इट हैज रिजल्टेड इन अ मेजर सक्सेस विद यूनानिमस एडॉप्शन हुआ है जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का। वो इसीलिए सिग्निफिकेंट भी हो जाता है क्योंकि इसके होने की जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के होने की थी वो बिल्कुल लिटिल होप थी सभी कंट्रीज को, और लेकिन ये सक्सेसफुली जो है हम अचीव कर पाए। फिर जो एक चीज़ और जो फाइनली हुई है कि जो इंडिया का G20 समिट जो हुआ है, इट लीव्स एन इंडेलिबल मार्क इन इट्स attempt to popularize an organization seen till now as a staid and boring event, bringing world leaders to a high table where arcane subjects are discussed, decisions made, and are not scrutinized, and without bringing real change to the lives of a wider global population। तो सिर्फ डिस्कस किए जाते थे, डिसीजन बनाए जाते थे, उनकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती थी और रियल चेंज जो वाइडर ग्लोबल पॉपुलेशन की लाइफ में वो कोई उनको देखा नहीं जाता कि वो वाकई में लेके आ रही हैं या नहीं लेके आ रही हैं। इसलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिसीजन किया है टू होल्ड ए वर्चुअल रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी वो इन नवंबर में, बिफोर इंडिया गिव्स अप प्रेसिडेंसी। नवंबर में प्रेसिडेंसी हम हैंड ओवर कर देंगे ब्राजील को। एंड दिस इज अ चांस टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ द डिसीजंस मेड ओवर द वीकेंड दैट हैज बीन डब्ड इंडिया G20 मोमेंट। और ये पहली बार होगा कि इस तरह की स्क्रूटनी होगी, एक वर्चुअल रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी जिसमें ये सारा कुछ जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर किया जाएगा और उसके स्क्रूटनी जो है डिसीजन लिए गए उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। ठीक है ना। तो इसीलिए भी ये जस्टिफाई करता है कि जो हमने अर्ली शेड्यूल किया था, और वैसे नवंबर में होती है अक्सर G20 समिट, लेकिन इस बार हमने सितंबर में जो अर्ली शेड्यूल किया था वो इसलिए जस्टिफाई करते हुए कि नवंबर में हम जो इसकी एक रिव्यू मीटिंग जो है वर्चुअल रखेंगे और वहाँ पे स्क्रूटनी करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन को एंश्योर करेंगे। ठीक है ना। तो दिस इज द ओल्ड द यंग। यहाँ पे एक्चुअली मेंस टेनिस की बात हो रही है, जो यूएस ओपन में जो भी रिसेंट जो रिजल्ट आया है फाइनल में मेंस में जो है नोवाक जोकोविक ने जो है रशिया के डैनियल मेदवेदेव को हराया फाइनल में। और वहीं पे अगर वुमेन सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे वेरी यंग जो हम कोको गॉफ है यूएस की, उन्होंने जो है ये वुमेन वाला सिंगल्स जो है ग्रैंड स्लैम वो जीता है यहाँ पे। तो वही ओल्ड एंड यंग का यही बताया कि जो जो नोवाक जोकोविक हैं उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, 34 ईयर्स ओल्ड है, और वो उन्होंने एक तरह से ये जो है उनका उन्होंने इक्वल इक्वल कर लिया मार्गेट कोर्ट्स का ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 24 क्राउन्स एंड मेड हिम द फर्स्ट मैन टू विन 3 स्लैम्स इन अ सिंगल ईयर 4 टाइम। चौथी बार ऐसे हुआ कि साल में 3 ग्रैंड स्लैम जो है वो उनके नाम हुए हैं। ठीक है ना। वहीं पे कोको गॉफ की बात करें, 19 ईयर ओल्ड है, फ्रॉम द यूएस, थ्रू हर हेड इनटू द रिंग with a come from the behind 3 set victory over Aryna सबालेंका फॉर हर मेडन स्लैम ट्रियम्फ। उनका ये मेडन ग्रैंड स्लैम विक्ट्री रहेगी। तो दोनों में डिफरेंस होता है कि एक यंग है और एक ओल्ड है। इंडिया के लिए भी एक मोमेंट रहा है कि जो रोहन बोपन्ना है इंडिया के 43 ऑफ एज, पार्टनरिंग ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू एबडन बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू रीच अ मेजर फाइनल। हालांकि वहां पर उनको जो है सेटबैक देखने को मिला और वो हार गए, लेकिन फाइनल में पहुंचने वाले वो ओल्डेस्ट मैन के रिकॉर्ड जो है उन्होंने अपने नाम कर लिया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं रीडिंग इंडिया ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो ऑथर ने यहाँ से स्टार्ट किया कि हम बेशक फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी हो सकते हैं दुनिया की, लेकिन जो एक्सिलरेटिंग फूड प्राइस इन्फ्लेशन है उसको जो हम फेस कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और उसको एड्रेस करने की जरूरत है। सोफी रिपोर्ट को यहाँ पे ऑथर ने फिर से हाईलाइट किया है, जो कि सोफी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये करता है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो इसमें एस्टिमेट बताया गया द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस कंट्रीज अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। और उसने जो इंडिया के लिए फिगर रखा है वो 2021 में रखा है कि एस्टिमेटेड 74% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। तो ये डाटा जो है सोफी रिपोर्ट में इंडिया के लिए है कि 74% जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाएगी। और अगर हम 1400 मिलियन की पॉपुलेशन देखें तो लगभग ये जो 74% निकल गया है वो अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन इंडियंस के अराउंड आया कि वो लोग जो है हेल्दी डाइट जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना।
फाइंडिंग इम्पोर्टेंट इसलिए बताया कि जो अगर अभी पीछे जो मुंबई सिटी में एक डाटा पॉइंट में आया था, आपको बताया था उसमें कि अगर हम हाउस होल्ड्स की बात करें तो जो थाली प्रिपरेशन कॉस्ट है वो लगभग 65% बढ़ गई है इन्फ्लेशन की वजह से। वहीं पे अगर हम एवरेज वेज देखें मैनुअल वर्कर के तो वो केवल 38% बढ़े थे और सैलरीड वर्कर के जो है वो केवल 28% बढ़े थे। मैनुअल वर्कर्स के 38% और सैलरीड वर्कर के 28%। ये अभी कुछ दिन पहले हमने डाटा पॉइंट में डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं वीडियो में, एडिटोरियल एनालिसिस में ये डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो इम्प्लाइड रिडक्शन है इन परचेजिंग पावर is considerable and it would be reasonable to expect that food consumption has been impacted। तो जाहिर सी बात है ये जो डिफरेंस देख रहे हैं आप, 65% राइज हुआ है थाली की कॉस्ट में और वहीं अगर वेज देखें तो वो केवल 38% इंक्रीज हुआ। तो ये गैप है, ये जो परचेजिंग पावर में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि जो फूड कंजम्पशन है वो उस पर इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है ना। फिर फर्दर ऑथर ने कहा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो इफेक्ट डाला था, कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था 1960s में, उसने फूड सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक एड्रेस किया था। गरीबी को भी, पॉवर्टी पे भी उसने काफ़ी इफेक्ट डाला था कि गरीबी कम हुई थी और इंडिया की जो फूड इनसिक्योरिटी थी उस टाइम पे वो काफ़ी हद तक एड्रेस की थी और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। ठीक है ना। उसी को यहाँ पे ऑथर ने लाइमलाइट करते बोला, विद हिंडसाइट वी कैन सी दैट मिस्टेक्स वर मेड अमंग देम द रैम्पेंट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फ्यूल्ड बाय सब्सिडी व्हिच डिग्रेडेड द सॉइल। तो वहाँ पे क्या क्या हुआ था, मिस्टेक्स क्या थी जो थोड़े से वो होते, वो ये है कि जो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज की तरफ हम ज़्यादा गए थे, उसकी तरह से सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी गई थी और इन दोनों ही कारणों से जो है वो सॉइल का डिग्रेडेशन हुआ था। दूसरा उन्हें बोलता था कि देयर वाज आल्सो रिलायंस ऑन प्रोक्योरमेंट प्राइसेस रादर देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज टू एंश्योर फॉरेन इनकम्स व्हिच फ्यूल्ड इन्फ्लेशन। तो दूसरा ये था कि हमने प्रोक्योरमेंट प्राइसेस पे जो है ज़्यादा रिलायंस किया है, ना कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पे हमने ध्यान दिया, जिससे हमने फार्म इनकम्स को इंश्योर करने पे कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा। ठीक है ना। तीसरा जो ऑथर ने यहाँ पे बताया वो होता है द पॉलिसी वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन सीरियल्स रादर देन पल्सेस। और जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था वो फोकस उसका मेनली किस पे था, वो सीरियल्स पे फोकस रखा था। राइस और व्हीट ही वहाँ पे, उनमें ही सिर्फ राइस देखने को मिला था, उनमें ही ग्रोथ देखने को मिला था, उनका ही डेवलपमेंट हुआ था। और जो पल्सेज हैं उसको एक तरह से छोड़ दिया गया था, विच वाज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर मोस्ट इंडियंस। उस सेक्टर, उस चीज पे पल्सेज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया था। ठीक है ना। ये इवन यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट जो राइस और व्हीट तक ही सीमित रह गया था। तो यही बात है कि पल्सेज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो ये तीनों थोड़े से मिस्टेक्स थे, अगर हम पीछे जाएं तो ये हमें पॉइंट आउट होते हैं। और फिर उन्होंने कहा टू कंटेन द राइजिंग प्राइस ऑफ फूड वुड रिक्वायर एक्शन ऑन मैनी फ्रंट्स, अ मिशन मोड इज नेसेसरी। और इन सभी गलतियों से हमें ये जरूरत है कि अब हमें जो है सेकंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की बात करनी चाहिए। पहली एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में हमने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया फूड में, वहीं पे जो सेकंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है उसमें हमें जो है ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड है उसकी तरफ अटेंशन देने की जरूरत है। और ये कब हो सकता है, जब हम बहुत सारे फ्रंट्स पे ध्यान देंगे, जो फूड राइजिंग फूड प्राइस है उनको कंट्रोल करने के लिए, और एक मिशन मोड की जो है इसके लिए ज़रूरत है। ठीक है ना। तो सेकंड रेवोल्यूशन में जो फूड प्राइसेज हैं उनको एड्रेस करने की बेसिकली ज़रूरत है। फिर ऑथर ने कहा अटेंशन इज नीडेड टू एक्सटेंड इरिगेशन टू 100% ऑफ द नेट जोन एरिया एंड एंड टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन लीजिंग ऑफ लैंड, a quickening of agricultural research and the reinstitution of extension। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है कि आपको जो नेट जोन एरिया उसमें इरिगेशन को 100% एक्सटेंड कीजिए। रेस्ट्रिक्शंस लीजिंग ऑफ लैंड पे जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको एंड करना चाहिए, और जो एग्रीकल्चर रिसर्च और इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सटेंशन है उसको क्विकन करना चाहिए। ये तीनों जो है उसने बताया है। इनिशिएटिव्स टू वर्क ऑन, क्या क्या इनिशिएटिव्स है जिन पे काम किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो उसने बताया कि इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन एन इंक्रीज इन इरिगेटेड एरिया। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया जाता है इरिगेशन पे, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता कि इरिगेटेड एरिया में इंक्रीज हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है ना। वेदर ड्यू टू वेस्ट और द डाइवर्जन ऑफ फंड्स हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश। तो ये वेस्ट की वजह से होता है या डाइवर्जन जो फंड्स के हो जा रहे हैं, फंड्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है, किसी और चीज के फंड्स को किसी और चीज पे डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये अभी तक क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, तो इसको एड्रेस एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। दूसरा ये कि द ऑनगोइंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑलरेडी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स लोअर्स द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर विच लीजिंग इज अ सॉल्यूशन। और जो लैंड होल्डिंग्स है वो दिन पे दिन स्मॉल होती जा रही है, उनका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है या वो कहीं ना कहीं घट रही है। तो इसके लिए सॉल्यूशन बताया कि लीजिंग जो है, इसके लीज पर जो आप लैंड दे सकते हैं वो एक सॉल्यूशन है कि आप लीजिंग को जो है आप उसको लेके आइए। ठीक है ना।
तीसरा जो उसने बताया कि इंडियाज नेटवर्क ऑफ पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नीड टू बी एनर्जाइज टू रिज्यूम द स्टर्लिंग रोल दे हैड प्लेड इन 1960। जो रिसर्च सेक्शन है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस वाले सेक्टर को, एग्रीकल्चर रिसर्च को जो प्रमोट करना पड़ेगा, और जो रोल उसने 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में लगाया था वही उसको जो है अब भी प्ले करना पड़ेगा, ताकि जो कॉस्ट है फूड प्राइसेस की वो जो है कंट्रोल की जा सके। और फाइनली जो उन्होंने बताया, एक्सटेंशन हैज नाउ मोर और लेस वैनिस्ड फ्रॉम वेयर वंस द ग्राम सेवक वाज अ फेमिलियर फिगर इन द विलेज, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द डिससेमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो ग्राम सेवक वाली जो एक प्रैक्टिस थी, उसको एक तरह से उस पॉलिसी को जो है वो लेके आना पड़ेगा, उसको रिवाइव करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो डिसेमिनेट हो सके, उनकी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स तक जो है वो पहुंच सके, ठीक है ना। फिर कंक्लूड ये किया उन्होंने कि नॉन आइडियोलॉजिकल अप्रोच की जो है वो जरूरत है, वेदर एट द सेंटर और इन द स्टेट, दोनों ही जगह, इफ अ डिफरेंस इज टू बी मेड। क्योंकि अगर 1960s की बात करें तो उस टाइम पे भी सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट थी, जो इंदिरा गांधी जी थी, उनकी सोशलिस्ट इमेज को उन्होंने अपनी को से अलग जाते हैं उन्होंने एक कैपिटलिस्ट अप्रोच को चूज किया था, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लेके आई थी। उन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइजेज को जो है वो प्रमोट किया था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है आपको नॉन आइडियोलॉजिकल अप्रोच जो है वो फॉलो करनी पड़ सकती है। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट ऑल इंडियंस हैव परमानेंट एक्सेस टू हेल्दी डाइट, नो अप्रोच कंसिस्टेंट विद इकोलॉजिकल सिक्योरिटी मस्ट बी ऑफ द टेबल। और जाहिर सी बात है, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को आपको ध्यान में रखना है कि अगर हेल्थी डाइट इंश्योर भी करनी है, आपको परमानेंट एक्सेस देना है, तो आप इकोलॉजिकल सिक्योरिटी वाले पॉइंट को जो है आप उसको हटा के नहीं देखेंगे। तो सस्टेनेबल भी होना चाहिए जो भी आपका अप्रोच होना चाहिए, ये उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया है, ठीक है ना। द सिग्नल्स फ्रॉम दिस मेड इन चाइना स्मार्टफोन स्टोरी, तो कुछ नहीं है, मेनली जो चाइना ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर 7 नैनोमीटर चिपसेट जो मैन्युफैक्चर किया है उन्होंने, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का सेकंड जनरेशन 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्निक जो है उसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। तो चाइना का जो क्वेस्ट है, चैलेंजेस जो है वो उनकी बात की गई है मेनली। तो सबसे पहले तो उसने बताया कि जो चाइना का कंपैरिजन है अगर बाकी उनके साथ देखें हम, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला ये है कि जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें जो एफिशिएंसी है वो लगभग 50% कम हो जाती है। जो वेफर यील्ड की बात करें, जो डिप्लॉयड टेक्नोलॉजी है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 50% कम है। वहीं पे अगर कंट्रास्ट में ताइवान की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लिमिटेड, उसकी अगर 7 nm फैब्रिकेशन टेक्निक की देखें तो उसकी जो वेफर यील्ड है वो उसकी 90% के आसपास है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एसएमआईसी प्रोसेस एक तरह से चाइना के लिया होगा, और 10 टाइम्स जो है जो कॉस्ट है इनकर्ड होंगी, वो अदर प्लेयर्स के कंपैरिजन में 10 टाइम्स उसको ज़्यादा कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो यानी कि कम कॉम्पिटिटिव रह जाएगा ये चाइना के लिए, अगर बाकी वर्ल्ड प्लेयर्स की बात करें। सेकंड जो है, जो 7 nm फैब्रिकेशन टेक्निक है, इट रिप्रेजेंट्स जेनिथ ऑफ चाइनाज कैपेबिलिटीज विद अवेलेबल डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी टूल। जो उसकी एक्सट्रीम मतलब जेनिथ है, जो लास्ट वो अचीव कर सकता है माइलस्टोन, उस तक वो पहुंचा कि डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी टूल जो उसने यूज किए हैं। क्योंकि जो यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसने उसको कहीं ना कहीं कट ऑफ कर दिया। जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट ईयूवीज हैं, टूल्स अवेलेबल है मार्केट में उनसे, तो चाइना को डिपेंड होना पड़ा है डीयूवीज पे टू फैब्रिकेट द किरिन 9000 चिपसेट, ठीक है ना। और इस वजह से भी जो है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा पीछे रहा है। तीसरा थर्ड जो इसके लिए चैलेंज है वो ये है, इट इज़ डाउटफुल दैट हुआवे एसएमआईज़ कुड प्रोड्यूस द करंट चिपसेट ऑन ए लार्ज स्केल, कि लार्ज स्केल पे वो मैन्युफैक्चर उसको कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये तीनों जो चैलेंजेज़ हैं, लो यील्ड रेट, इनएफिशिएंट एंड कॉस्टली प्रोसीजर्स, और जो डिफिकल्टी है लार्ज स्केल में इन मैन्युफैक्चरिंग को करने की, वो कहीं न कहीं हर्डल कर रहा है, कहीं न कहीं रोक रहा है जो हुआवी कंपनी है उसके अटेम्प्ट को टू कमर्शियलाइज़ इट्स न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो यूएस चाइना सिस्टम का कंपैरिजन भी ऑथर ने यहाँ पे बताया कि इसमें जो यूएस के पास कुछ एडवांटेजेस हैं उनको ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि चाइना का आइसोलेटेड सिस्टम है, जबकि यूएस के पास जो है बाकी कंट्रीज का कोऑपरेशन भी है, साथ में वो सब मिलके काम कर रहे हैं, जबकि चाइना आइसोलेटेड वे में जो है अकेले ही सारी चीजें कर रहा है। तो फर्स्ट तो ये एडवांटेज बताया कि द एक्सटेंसिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर ऑफ यूएस लेड टेक सिस्टम अलाउज इंडिविजुअल कंट्रीज टू अचीव फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कि इंडिविजुअल कंट्री जो है वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन उन्होंने अचीव कर रखा है, और वो एक साथ मिलके जो है वो काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव कंपैरेटिव एडवांटेजेस। वहीं पे चाइना जो है वो आइसोलेशन में काम कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो बताया कि जो यूएस लेड इकोसिस्टम है, तो वहाँ पे कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बाद में, जिसमें और जाहिर सी बात है उनकी सभी की जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है चाइना के कंपैरिजन में, ठीक है ना।
फिर थर्ड बताया कि चाइना का जो एपेटाइट है टू एब्जॉर्ब फेलियर से एक्सट्रीमली लिमिटेड व्हेन कंपेयर टू यूएस एंड इट्स एलाइज, कि अगर जो फेलियर्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी चाइना की अकेले की कम है, वहीं पे जो यूएस और उसके एलाइज है उनके कंपैरिजन में उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है ना? फिर फाइनली द यूएस लेड टेक इकोसिस्टम अलाउज इट टू सोर्स टैलेंट फ्रॉम डाइवर्स रीजन्स, जो आप जो स्किल्स हैं या जो टैलेंटेड पूल्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं या इस फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनको जो है प्रोफेशनल्स हैं उनको आप बाकी काफ़ी सारे रीजन से जो है यूएस लेड सिस्टम वो उसको इम्पोर्ट कर सकता है, सोर्स को जो है आउटसोर्स कर सकता है उन चीज़ों को। लेकिन वहीं है चाइना की जो है चाइना के पास उसके लिए लिमिटेड जो है सोलली जो है उसको अपने आप पे ही जो नेशनल पूल है उसका या ओवरसीज टैलेंट पूल है उसके पास ही उसको रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इतना ही था इसमें, बाकी कुछ तो नहीं था। आगे देखते हैं। यस, आज डाटा पॉइंट में अच्छा था, व्हाइल साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड मिलिटेट अगेंस्ट फेडरलिज्म। तो जो ये एक डिबेट चल रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये बताया। तो जो कमेटी, तो सभी को पता है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की जो अध्यक्षता है उसमें जो है कमेटी ये बनाई गई है टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, इन सब में एक साथ इलेक्शन की जो है वो देख रहा है। और अगर ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस का आइडिया जो है वो हो जाता है, रेटिफाई कर दिया जाता है और इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, दिस वुड कर्टेल द टर्म्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बारिंग द 4 स्टेट। तो केवल 4 को छोड़ के आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम को अगर छोड़ दें तो बाकी सबका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म है वो कहीं न कहीं कर्टेल कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी हैं जिनमें लगभग 1 साल से ज़्यादा का जो है उनका कर्टेल होगा टाइम। वहीं पे कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनका जो टर्म है वो साढ़े 3 साल से ज़्यादा का जो है वो टर्म जो है वो उनका जो है खत्म होने वाला है, जिसमें से आपकी कर्नाटक है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात है। इनका जो है 3 एंड हाफ ईयर्स का टर्म जो है वो कर्टेल होगा, ठीक है ना? दूसरा ऑथर ने ये बताया कि इसको ऐसे टाउट किया जा रहा है कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो कॉस्ट सेविंग एक्सरसाइज होगी। वहीं पे जो रिपोर्ट अगर देखें लॉ कमीशन की 2018 में, तो वो क्लियरली स्टेट करती है दैट एक्सपेंसेस फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस इन एनी स्टेट आर मोर और लेस द सेम। किसी भी स्टेट में देख ले तो मोर और लेस सेम ही खर्चा जो है वो आता है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। वहीं पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर को दूसरा ये भी बोला कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर को जो ट्रीट किया जाता है कि वेस्टफुल, उसका कहीं न कहीं आप डिसरिगार्ड करें कि उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होता है उसका कंडक्टिंग इलेक्शंस पे, जो सेक्टर्स हैं जैसे ट्रांसपोर्ट पे, प्रिंटिंग पे, मीडिया पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो कहीं न कहीं उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो प्रमोट करता है, उसको जो है कहीं न कहीं डिसरिगार्ड किया जा रहा है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर का ये हवाला देते हुए, ऐसा बताया। फिर टेबल में जो डाटा कंपेयर किया है तो वो क्यूमुलेटिव भी अगर देखें तो इंडिया लगभग 543 लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव, मोर देन 4100 असेंबली लेजिस्लेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव टू 89,194 अर्बन वार्ड और नियरली 31.89 लाख जो है इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है इलेक्ट क्यूमुलेटिवली हम करते हैं अक्रॉस द 3 टियर्स ऑफ द पंचायत सिस्टम, ठीक है ना? तो ये तीनों जो भी जिनकी अर्बन म्यूनिसिपैलिटी या विलेज पंचायत हैं वो या लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली उनका टोटल बताया कि कितने लोग जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। एंड ईच ऑफ दीज टीयर्स हैज इट्स ओन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने की, हर एक टीयर का अपना एक रोल है, अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। द शेयर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अक्रॉस द 3 टीयर्स पॉइंट टू द importance of each tier and the need for contestation to cater to the specific needs of the voter। और ये जो नंबर्स अलग अलग आपने देखे हैं उनसे पता चलता है कि हर टीयर में जो हर टीयर का इंपॉर्टेंस अपना अलग है, हर टीयर की नीड अलग है, ठीक है ना? स्पेसिफिक नीड्स हैं वोटर्स को जो है वो ईच टीयर एंड नीड फॉर कंटेस्टेंट टू कैटर तो स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द वोटर। तो जो वोटर्स की स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको जो एड्रेस करने के लिए अलग अलग टीयर्स की अलग अलग नंबर्स रखे गए हैं। तो बिसाइड्स कर्टेलिंग द टर्म्स ऑफ असेंबली, तो सिर्फ यही नहीं कि कर्टेल कर देगा असेंबलीज के टर्म्स को, मच बिफोर दियर टेन्योर होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस कुड आल्सो मीन that the various issues concerning these 3 tiers could be subsumed अंडर जस्ट वन मैंडेट फॉर द वोटर। वोटर के लिए जस्ट एक मैंडेट रह जाएगा और जो उनके अलग अलग इश्यूज हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से वो कहीं ना कहीं तीनों टीयर के जो है वो सबज्यूम हो जाएंगे एक तरह से, बाकी एक ही उसमें जो है वो दब के रह जाएंगे, ठीक है ना? तो ये बताएगा डाटा पॉइंट में, 2-4 पॉइंट्स अच्छे थे काफी। ऑन चाइनाज इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो चाइना में जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो जो जीरो कोविड पॉलिसी जो अप्लाई कर रखी थी या एक तरह से जीरो कोविड पॉलिसी जो चाइना ने जो है जो इम्प्लीमेंट कर रखी थी वहाँ पे, उससे काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है ग्रोथ में। तो
इकोनॉमिक मॉडल को पता है कि कैसे अलग है वो बाकी से, जो कंज्यूमर सेंट्रिक है उसकी जगह जो है इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल जो चाइना ने फॉलो किया था। और फिर और क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कंज्यूमर सेंट्रिक मॉडल की तरफ बढ़ने की जरूरत है, तो जिस्ट में ही देख लेते हैं एक बार। तो इकोनॉमिक डाटा जो पिछले काफी पास्ट मंथ्स में जो आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल विद द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना, विच वाज एक्सपेक्टेड टू स्प्रिंग बैक एंड ड्राइव ग्लोबल ग्रोथ आफ्टर 3 years ऑफ ग्राइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस अंडर प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जीरो कोविड पॉलिसी। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि वो जो है एक तरह से फिर से जो है स्प्रिंग बैक कर जाएगा जब कोविड रेस्ट्रिक्शन से हट जाएंगे। लेकिन जो अगस्त 8 की फिगर्स देखें तो इट शोड दैट द कंट्री सफर्ड द बिगेस्ट फॉल इन एक्सपोर्ट्स इन मोर देन 3 years। एक्सपोर्ट्स में सबसे ज्यादा फॉल हुआ है उसका पिछले 3 सालों में देखे तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं डिक्लाइन फ्रॉम ए रिकॉर्ड ऑफ हाई $340 बिलियन इन दिसंबर 2021 टू $284 बिलियन इन मई 2023। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है एक्सपोर्ट्स में। तो वहीं इंपोर्ट्स की भी ऑथर ने यहाँ पे बात करी है कि इंपोर्ट्स में भी जो है वो देखने को मिला है, ठीक है ना। हाँ ये यस, इम्पोर्ट्स टू स्टम्बल्ड 12.4%, एक्सपोर्ट जो है वो 14.4% जो है वो उससे गिरे हैं। वहीं पे अगर इम्पोर्ट्स की बात करें तो 12.4% जो है वो टम्बल डाउन हुए हैं फ्रॉम ए ईयर अर्लियर टू $201.2 बिलियन पे जो है इम्पोर्ट्स आ गए हैं। एंड इट इज अ साइन ऑफ वीक डोमेस्टिक डिमांड वाइडनिंग फ्रॉम प्रीवियस मंथ 6.8% कॉन्ट्रेक्शन। और कंट्री का अगर ग्लोबल ट्रेड सरप्लस देखें इट हैज नैरोड बाय 20.4% फ्रॉम ए रिकॉर्ड हाई अ ईयर अगो टू $80.6 बिलियन पे जो है वो पहुंच गया है। तो ये सारे के सारे मतलब कहीं ना कहीं सिग्नल्स हैं, अलार्मिंग सिग्नल्स हैं, ठीक है ना। फिर फर्दर द ग्रोथ इन चाइना जीडीपी वाज फ्यूल्ड बाय इन्वेस्टमेंट्स नोट डोमेस्टिक कंजम्पशन। जो इकोनॉमिक मॉडल चाइना का है वो बिल्कुल अलग है बाकी कंट्री से, क्योंकि जो चाइना की जीडीपी है वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रही है, ना कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड है। वाइल मैनी इकोनॉमीज हैज फॉलोड एन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल चाइना रिलायंस ऑन इट वाज एक्सट्रीम। हालांकि ऐसा नहीं है कि चाइना ही खाली इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल पर रिलाई कर रही है, बहुत सारी इकोनॉमीज और भी रिलाई करते हैं, लेकिन चाइना का जो रिलायंस है वो एक्सट्रीम लेवल पे है। तो इन्वेस्टमेंट वाज नियरली 50% ऑफ इट जीडीपी व्हाइल हाउस होल्ड कंजम्पशन इन 2010 वाज जस्ट 34%। तो इन्वेस्टमेंट जो है पे जो है लगभग 50% जीडीपी का जो है वो इन्वेस्टमेंट पे जो है वो बेस्ड है। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन दो हाउस होल्ड कंजम्पशन 2010 में देखें तो वो केवल 34% जो है वो था, ठीक है ना। तो यही सब ऑथर ने यहाँ पे बताया। फाइनली चाइना का स्लो डाउन जो है कंसर्न का विषय क्यों है, इस पे ऑथर ने यहाँ पे जरूर अच्छी बात कही है कि एक रिपोर्ट जो है द गार्जियन में पब्लिश हुई थी तो उसमें बताया था कि चाइना हैज जनरेटेड 41% ऑफ वर्ल्ड ग्रोथ इन द पास्ट डिकेड, ठीक है ना। 41% वर्ल्ड ग्रोथ जो है चाइना ने जनरेट की थी, विच इज नियरली ट्वाइस द 22% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूएस एंड वे मोर देन 9% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूरो एरिया। यूरो एरिया की बात करें तो उसमें सिर्फ 9% कंट्रीब्यूशन रहा है, यूएस का कंट्रीब्यूशन 22% था वर्ल्ड उसमें, जबकि 41% जो वर्ल्ड ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का था, ठीक है ना, पिछले डिकेड में। तो इसका मतलब ये देखें कि चाइना ने लगभग 1.1 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ 2.6% रियल ग्रोथ रेट जो वर्ल्ड की इकोनॉमी ने दर्ज की थी पिछले डिकेड में, उसमें 1.1 परसेंटेज शेयर तो चाइना का रहा था, ठीक है ना। और क्योंकि बिग चंक है ये ग्लोबल ग्रोथ का, अगर 1.1% देखें आउट ऑफ 2.6% रियल ग्रोथ में 1.1% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है चाइना की तरफ से आ रहा था। तो उस टाइम पे चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी अबाउट 8.9%, 8 to 9% पर ईयर। तो अगर वो ग्रोथ रेट कम हो गई है, हाफ हो गई है, अब सिर्फ 6 पॉइंट या 5 पॉइंट कुछ रह गई है, तो यही जाहिर सी बात है जो ग्रेट चंक बिग चंक था वो भी कहीं ना कहीं हाफ रह जाएगा, और जो कंट्रीब्यूशन है वुड ऑल्सो भी हाफ टू अबाउट 0.5 परसेंट पॉइंट ही रह जाएगा। तो ये कंसर्न का इशू विषय है, ठीक है ना। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ग्रेशम्स लॉ को डिस्क्राइब किया था, व्हाट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंट फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट्स। तो लॉ जो है ये इंग्लिश फाइनेंशियल थॉमस ग्रेशम के नाम के बाद जो है वो रखा गया था। और लॉ का जो मेन बेसिकली डिक्टम वो था कि जो बैड मनी है इट ड्राइव्स आउट गुड मनी, ठीक है ना। और ग्रेशम लॉ कब आता है, इट कम्स इनटू प्ले व्हेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू मनीज और करेंसीज इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एट ए सर्टेन रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट एक्सचेंज रेट। हो मार्केट एक्सचेंज रेट से हटके जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है करेंसी को एक दूसरी गवर्नमेंट की करेंसी के साथ, उसको बोलते हैं हम कि ये उस टाइम पे जो है ग्रीशम लॉ प्ले में आ जाता है, ठीक है ना। और इस प्राइस फिक्सिंग से क्या होता है, इट कोजेज द अंडर वैल्यूड करेंसी, जिस करेंसी की वैल्यू कम थी, दैट इज द करेंसी हुज प्राइस इज फिक्स्ड एट अ लेवल बिलो द मार्केट रेट गो आउट ऑफ द सर्कुलेशन। वो करेंसी जो अंडर वैल्यूड करेंसी वो सर्कुलेशन से आउट हो जाती है। और जो ओवर वैल्यूड करेंसी होती है, मतलब जिसकी वैल्यू जो जिसका प्राइस फिक्स नहीं किया था, इट रिमेन्स इन सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन में रहेगी, बट इट डज नॉट फाइंड एनफ बायर। और उसके भी जो है बायर जो है वो एनफ नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि जो आपने
जो बैड मनी थी वो जो है गुड मनी को भी जो है वो सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। तो सप्लाई ऑफ ए करेंसी इन द मार्केट राइजेज एज इट्स प्राइस राइजेज। ये हम जानते हैं कि जब अगर करेंसी की सप्लाई जो है मार्केट में बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, एंड फॉल्स एज इट्स प्राइस फॉल, और जब उसका प्राइस गिरेगा तो उसकी सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी। और डिमांड में अगर देखें तो ये सप्लाई साइड वाला था, डिमांड की बात करें तो डिमांड जो करेंसी की है वो फॉल होगी एज द प्राइस है। जैसे जैसे करेंसी का प्राइस बढ़े तो डिमांड उसकी घट जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस गिरेगा उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सप्लाई और डिमांड की बात हो रही थी। सो व्हेन द प्राइस ऑफ ए करेंसी इज फिक्स्ड, अगर प्राइस करेंसी के फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने एट अ लेवल बिलो द मार्केट एक्सचेंज रेट से नीचे फिक्स करे हैं, तो करेंसी की जो सप्लाई है वो ड्रॉप होगी और जो डिमांड है उसका वो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ सप्लाई और डिमांड साइड के जो इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स हैं उनको यहाँ पे जस्ट बताया गया है। और इट अप्लाइज नॉट जस्ट टू पेपर करेंसी बट आल्सो टू कमोडिटी करेंसी एंड अदर गुड्स। और ऐसा नहीं है कि ये लो जो ग्रेशियम है वो सिर्फ पेपर करेंसी पे अप्लाई होता है, कमोडिटी करेंसी पे और जो अदर गुड्स है उन पे भी इक्वली अप्लाई होता है। Gresham's law can be seen at a play when a government fixes the exchange rate or price of a commodity money such as gold and silver coins far below the market price of commodity back in time। और उसी तरह से कमोडिटी या फिर जो एक्सचेंज रेट या कमोडिटी मनी जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह कौन सा, उन पे भी बिल्कुल इक्वली ऐसे ही लागू होता है जैसे वो करेंसी पे हो रहा था। ठीक है ना। और इसका एग्जांपल जो दिया है ये देखने को मिला था ड्राइवर द डॉलर इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो है वो इस लो का जो है इफेक्ट देखने को मतलब ये उसमें वहीं पे देखने को मिला मोस्ट रिसेंटली द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका लास्ट ईयर, वहाँ पे देखने को मिला था कि वहाँ पे अप्लाई हुआ था। ठीक है ना। ग्रिसम्स लॉ हाउएवर होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन, लेकिन एक और होता नहीं यहाँ पे होता है कि ये सिर्फ तभी लागू होता है व्हेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी इज फिक्स्ड अंडर लॉ बाय द गवर्नमेंट एंड द लॉ इज इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली बाय अथॉरिटीज। कि जब लॉ जो है गवर्नमेंट ने एक चर्च एक्सचेंज रेट फिक्स करे और इम्प्लीमेंटेशन उसका इफेक्टिवली जो है वो अथॉरिटीज ने किया हो। तो एक दूसरा इसके अपोजिट फिनोमेना बताया है जिसको हम बोलते हैं थियर्स लॉ। वो ये कहता है जहाँ पे गुड मनी जो है वो बैड मनी को ड्राइव आउट कर देती है, एंड इट इज सीन एज ए कॉम्प्लीमेंट टू ग्रिसम्स लॉ। ग्रिसम्स लॉ के कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखा जाता है। और इसका एग्जांपल जो ऑथर ने दिया है वो यहाँ पे दिया है, राइज ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन द रिसेंट ईयर्स हैज बीन साइटेड बाय मैनी एज एन एग्जांपल ऑफ गुड मनी इशूड बाय प्राइवेट मनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग आउट बैड मनी इशूड बाय गवर्नमेंट। तो इसका एग्जांपल भी यहाँ पे ऑथर ने दिया है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा, डिस्कशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू।